ललाटपटे लिखिता विधाता षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिम प्रकटिम विधते दीपो यथावस्तु घनांधकारे। अर्थात जातक के जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा कपाल में, भाग्य में, ललाट में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। तदनुसार ही संपूर्ण जीवन में ये घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती रहती हैं। मुख्य रूप से यदि ग्रहों की बात की जाए तो ग्रह और ज्ञानेंद्रियां, जैसा कि दृष्टि है, स्वाद है, वाणी है, श्रवण और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें यदि दृष्टि की बात की जाए, किसी जातक की दृष्टि में कोई दोष तो नहीं है, तो इसके लिए सूर्य और मंगल देखा जाता है। यदि सूर्य और मंगल बलवान हैं, पीड़ित नहीं हैं और शुभ स्थान पर हैं, केंद्र में हैं, तो दृष्टि से संबंधित कोई विकार नहीं आ सकता है। और स्वाद और रस, जीव का जो संबंध है, इसके जो अधिष्ठाता हैं शुक्र और चंद्रमा हैं। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए। और यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये स्वाद इनका जीवन पर्यंत बना रहता है। और यही स्थिति चंद्रमा के साथ है। वाणी का जो अधिष्ठाता है वो बुध है। बुध अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए और बुध अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए। यदि बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति है तो वाणी दोष नहीं हो सकता है। श्रवण के अधिष्ठाता गुरु हैं। कान या कर्ण सुनने की जो शक्ति है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके अधिष्ठाता गुरु हैं। ये एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो गुरु हैं वह चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह है, गुरु अपने आप में शुभ ग्रह हैं। चंद्र और एक गज केसरी योग बनता है, तो यहाँ पर श्रवण से संबंधित इस जन्म पत्रिका में कोई दोष नहीं है। उसके बाद अंतिम आता स्पर्श। स्पर्श का मतलब है ठंडा, गर्म, इस तरह से स्पर्श का त्वचा का जो बोध है, संज्ञान है, ज्ञानेंद्रिय है, यह शनि राहु के पास रहता है। तो यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो स्पर्श से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। यदि ये पीड़ित होंगे तो स्पर्श से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा जो प्रेडिक्शन किया जाना है वह सूर्य और मंगल, ये अग्नि तत्व हैं। शरीर की ऊर्जा सूर्य और मंगल से देखी जाती है। पृथ्वी बुध और गुरु आकाश हैं। जल, जल का मतलब है ब्लड, शरीर में जो रक्त से संबंधित जो विकार हैं या शुद्धता है यह शुक्र के कारण होती है। और शनि राहु और केतु वायु विकार लाते हैं जब ये पीड़ित हों। मुख्य रूप से कोई भी ग्रह यदि अकेला हो, ये 4 प्रकार के ऐसे भाव हैं, इन पर यदि ये ग्रह अकेले पड़े हों, जैसे मंगल अकेला यदि धन भाव में हो, ये दूसरा स्थान धन भाव का है, तो इसी प्रश्नगत जन्म पत्रिका को देखते हैं तो मंगल अकेला द्वितीय भाव में नहीं है, तो क्या होगा इससे? ये मंगल निष्प्रभावी नहीं है। उसके बाद बुध अकेला चौथे हाउस पर नहीं होना चाहिए, है नहीं है, तो बुध प्रभावित निष्प्रभावी नहीं है। और 5वां शुद्ध भाव कहलाता है। 5वां संतति, संतान का जो भाव है वो 5वां हाउस है। यहाँ पर अकेले गुरु नहीं होने चाहिए, हैं इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में नहीं है। और शुक्र अकेला छठे भाव में नहीं होना चाहिए, छठे भाव में है शुक्र, नहीं है। और 7वें भाव में शनि अकेला नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो जन्म पत्रिका की जो प्रेडिक्शन से हैं, यह स्पष्ट करती हैं कि इस जन्म पत्रिका के लिए 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वह काफ़ी विकसित हैं और तत्व से संबंधित ग्रह भी विकसित हैं, क्रियाशील हैं, और कोई भी ग्रह यहाँ पर निष्प्रभावी नहीं है। क्या इसका प्रेडिक्शन अंतिम में क्या सारांश इसका निकलता है? यदि हम जन्म पत्रिका में दृष्टि दोष, स्वाद दोष, वाणी दोष, श्रवण दोष, स्पर्श दोष का अनुमान लगाते हैं तो उसके लिए ये सूर्य पीड़ित नहीं होने चाहिए और मंगल भी पीड़ित नहीं होने चाहिए, नीच में नहीं होने चाहिए, अशुभ स्थान पर नहीं होने चाहिए, और इन पर जो क्रूर ग्रह हैं उनकी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है, अस्त नहीं होनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के लिए अस्त का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। मंगल अस्त नहीं होनी चाहिए और ये मंगल नीच में भी नहीं होनी चाहिए। तो यदि ये दृष्टि से संबंधित इन पर कोई विकार नहीं है।